अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कैसी कहानी प्रोफेसर, तुम्हारे यहाँ होने वाली चोरी के सिलसिले में कुछ इंकशाफात हुए हैं। राजदेव चौंक पड़ा। प्रोफेसर ने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद कहा, थोड़ा सा जुर्म मेरा भी है, लेकिन इस बात के तुम गवाह हो राजदेव के मेरे जहन में कोई बुराई नहीं थी। मैं तो बस फखरिया तौर पर तुम्हारे इस नवार्द खाने के तज़किरे अपने हल्के में बयान करता रहता था और इसी जज्बे के तहत मैंने उस नवार्द खाने के बारे में कुछ लिखा भी था। फिर जब प्रोफेसर चार्ल्स मुआर्लस और उनके साथ कुछ दूसरे लोग उस नवार्द खाने को देखने की आरज़ू मेरे पास लेकर पहुंचे तो मैंने उन्हें तुम तक पहुंचा दिया। प्रोफेसर चार्ल्स मुआर्लस एक नफीस इंसान है और उनका माजी बेदाग रहा है, लेकिन उनके साथ एक और शख्स एडमंड गारसा भी था जिसने खुद अपने बारे में बताया था कि उसका ताल्लुक बहरी कज़ाकों से रहा है। यहाँ से जाने के बाद प्रोफेसर चार्ल्स मुआर्लस कुछ दूसरी जगहों की सियाहत करते हुए भरतपुर पहुँच गए। भरतपुर में गारसा ने उन्हें एक तजवीज़ पेश की। उसने कहा कि किसी तरह राजदेव के नवार्द खाने से वो लाश हासिल कर लेनी चाहिए। वो बहुत ख़ास अहमियतों की हामिल है और उसके ज़रिए उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। किसी ख़जाने की शक्ल में हो सकता है कि किसी अजीम इंकशाफ का हामिल हो। राजदेव के लिए वो लाश सिर्फ एक नादर शय की हैसियत रखती है, लेकिन उस लाश के साथ जो एक नक्शा है वो एक बाकायदा तहरीर है। और गारसा ने एक ही नज़र में ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो तहरीर बेहद कीमती है। उसने कहा कि वो तमाम चीज़ें वहाँ से हासिल करके वो लोग एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं, लेकिन राजदेव को इस सिलसिले में शरीक करना मुनासिब नहीं होगा। चार्ल्स ने इस तसव्वुर की शदीद मजम्मत की और कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो राजदेव को इसमें शरीक किया जा सकता है, क्योंकि उनसे जो गुफ्तगू हुई थी उसके तहत ये बात भी वाज़ेह हो गई कि खुद राजदेव को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम और ना ही वो इस सिलसिले में कोई ख़ास तहकीक करने का इरादा रखते हैं। चार्ल्स की इस बात को गारसा ने ठुकरा दिया और कहा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल राजदेव को मालूम हो गई तो वो अपने तौर पर ही तमाम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और उन लोगों को कोई बरतरी हासिल ना हो सकेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और यहाँ उन लोगों के वसाइल महदूद हैं। बहरहाल कई बार गारसा ने इस सिलसिले में चार्ल्स को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स इस बात पर तैयार ना हुए। और फिर एक दिन गारसा एक और शख्स सिल्बरआउन के साथ खामोशी से गायब हो गया और उसके बाद चार्ल्स को उसका पता ना चल सका। चार्ल्स उसे कुछ दिन तलाश करते रहे। फिर इस तसव्वुर के तहत कि कहीं गारसा उनसे अलग होकर कोई हरकत करने की कोशिश ना करे, वो बेचारे मजबूरन मेरे पास पहुँचे ये इत्तला देने के लिए हम यहाँ इस लाश के तहफ़्फ़ुज़ का माकूल बंदोबस्त कर लें। उन्होंने मुझे इसका तज़किरा किया तो मैंने उन्हें बताया कि वारदात हो चुकी है। इस बात पर वो बेहद शर्मिंदा हैं और अपने आप को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि गारसा उनके साथ ही यहाँ आया था। राजदेव ये तफसील सुनकर शशदर रह गया। अब उस बात में कोई शुबा ही नहीं था कि गारसा ही उस कार्रवाई का मुहर्रक था। वैसे उसकी पुरस्रार शख्सियत अब राजदेव को याद आ रही थी और राजदेव को ये अंदाज़ा हो गया कि सूरत हाल क्या है। बहरतौर उसने प्रोफेसर गौरी से कहा कि वो फौरन चार्ल्स से मिलना चाहते हैं और उसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए।
तो प्रोफेसर गौरी ने बताया कि मुआनस उन्हीं के यहाँ मुकीम है और उन्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं कि राजदेव उनसे मुलाकात कर ले। राजदेव ने दूसरे लोगों को भी इस वाक़े से ला इल्म मुनासिब रखना ना समझा और थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर गौरी को साथ लिए हुए उन सब के पास पहुंच गया और फिर उसने प्रोफेसर गौरी के इंकिशाफात उनके सामने दोहरा दिए। कर्नल फेरोज का चेहरा तजस्सुस की तस्वीर बन गया। सब ही हैरान थे। फिर इस सिलसिले में ये गुफ्तगू की जाने लगी कि अब क्या होना चाहिए। कर्नल फेरोज ने प्रोफेसर गौरी से सवाल किया, क्या वो सिर्फ 2 आदमी हो सकते हैं प्रोफेसर जिन्होंने यहाँ ये कार्रवाई की? क्या अर्ज किया जा सकता है कर्नल, मेरा ख्याल है कि आप लोग भी चार्ल्स से मिल लीजिए। रात की एक काफ़ी मेरे साथ हो जाए तो फिर आप हमारे साथ डिनर में शिरकत कीजिए, राजदेव ने पेशकश की। इस वक्त नहीं राजदेव, तुम समझते हो प्रोफेसर चार्ल्स मेरे यहाँ मुकीम हैं, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। तो फिर यूं तय किए लेते हैं कि डिनर के बाद हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपको डिनर की दावत नहीं दे सकता क्योंकि बिल्कुल इत्तफाकी मुलाकात है, प्रोफेसर गौरी ने बेतकल्फी से कहा। आप इसका तसव्वुर भी ना करें प्रोफेसर, प्लीज़, राजदेव ने कहा और थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर उनसे रुखसत हो गया। सबके चेहरे तशवीश के आईनादार थे। उस सिलसिले में बातचीत होने लगी। सिकंदर ने गारसां के बारे में राजदेव से मालूमात हासिल की और राजदेव ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यही लोग थे जिन्होंने सबसे आखिर में उस नवार्द खाने को देखा था। गारसां एक पुरस्कार शख्सियत का मालिक था, लेकिन मैंने किसी पर कोई तवज्जो नहीं दी और उसे सिर्फ एक मेहमान ही की हैसियत दी थी। और गारसां ने चमड़े का वो टुकड़ा भी देखा जिस पर नकूश कुंदा थे, लेकिन तअज्जुब की बात है उसने यहाँ इस किस्म का कोई अजहार नहीं किया। उन लोगों को बारहा आजमाया जा चुका, लेकिन हम सादा दिल लोग कभी उन पर कोई शुबा नहीं करते, सिकंदर ने तल्ख लहजे में कहा। खैर ये इनफरादी बात भी है, इन्हीं में चार्ल्स भी है जिसने ये इत्तला हमें दी, राजदेव ने कहा और सिकंदर मुंह टेढ़ा करके खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यूं लगता है राजदेव कि ये लोग हमें पुरस्कून नहीं रहने देंगे, कोई और महम हमारा इंतजार कर रही है। यकीनी तौर पर अगर एडमंड गारसा इस लाश की तहकीकात करना चाहता है और उस नक्शे के जरिए कहीं पहुंचना चाहता है तो वह जगह गोंडा सोबार के अलावा तो और कोई नहीं हो सकती और गारसा को गोंडा सोबार में हमारा सामना ही करना पड़ेगा। इस बात पर सभी चौंक कर सिकंदर को देखने लगे। राजदेव की निगाहों में हैरत के नकूश थे। फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, यार सिकंदर, ये बात तो तुमने 16 आने दुरुस्त कही। वाकई हम इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। ओह गुड, वेरी गुड कर्नल, मैं आपको भी इस महम की दावत देता हूँ और गजाल बेटे तुम्हें भी यकीनी तौर पर हमें इस सिलसिले में खामोशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। बात अगर मेरे नवार्द खाने से किसी चीज़ के चोरी हो जाने की होती तो शायद मैं उसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन हमारे सामने एक जिंदा वजूद भी है जिसका नाम कंदील है, जो इन तमाम वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है और हम कंदील से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। इसे कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। इन हालात को भी बल्कि एक तरह से तो हमें एडमंड गारसां का शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि उसने ये लाश चोरी करके हमारे जहनों में ये तहरीक पैदा कर दी। सिकंदर, मैं तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, यकीनन हमें ऐसा ही करना होगा। वाह लुत्फ़ आ जाएगा। खुदा करे कंदील दुरुस्त रहे और हमें उसकी तरफ से कोई तशवीश ना हो। बहरहाल इस मसले को हल तो करना ही है और डिनर का वक्त भी निकला जा रहा था। हमें डिनर के बाद काफ़ी प्रोफेसर गौरी के यहाँ पीनी है, कर्नल फेरोज ने हंसते हुए कहा। यकीनन कर्नल, आइए डिनर कर लिया जाए, राजदेव ने कहा और उसके बाद वो डिनर रूम में पहुंच गए। जल्दी जल्दी खाना खाया गया। कंदील हैरत अंगेज तौर पर पुरसकून थी और हंसती मुस्कुराती नजर आई। इस बात ने उन लोगों को काफ़ी
तकवीत बख्शी, वरना सबसे अहम मसला यही था। लकड़ी के जेवरात के हसूल के बाद उस पर कोई ख़ास रद्द अमल ज़ाहिर नहीं हुआ और अभी वो मामला बिल्कुल तारीकी ही में था कि कंदील ने वो जेवरात कैसे पाए और उन्हें हासिल करने के बाद उनसे क्या नतीजा अख्ज़ किया या इस पर क्या रद्द अमल हुआ। बहरतौर डिनर के बाद वो सब प्रोफेसर गौरी की रिहाइशगाह की जानब चल पड़े। प्रोफेसर गौरी भरतचंद्र और चार्ल्स उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। हमें कुछ देर हो गई शायद, राजदेव ने कहा। नहीं, बल्कि हम लोग मुज़तरब थे, ख़ास तौर से प्रोफेसर चार्ल्स, जिन्होंने खुद को मुजरम समझने का तहैया कर लिया है। प्रोफेसर गौरी ने कहा। क्या मतलब? ये एहसास से सख्त मुतासर हैं कि गारसा के साथ आपसे मिले थे। नहीं प्रोफेसर, बल्कि मामला उसके बरअक्स है। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक बड़ी उलझन से निजात दिला दी, वरना हम इसी उलझन में गिरफ्तार रहते कि लाश चुराने वाले कौन हैं और उनका मकसद क्या हो सकता है। आपके इस इंकशाफ ने तो हमें इस उलझन से निजात दिला दी, राजदेव ने कहा। मुझे गारसा की उस हरकत का दुख है, चार्ल्स ने कहा। मिस्टर गारसा का मौक़िफ़ हमारे सामने आ चुका है। उन्होंने अपने मकसद के हसूल के लिए एक इंसानी ज़िंदगी का खात्मा करके अपनी मुजरमाना जहनीत के बारे में बता दिया है और हमें ये बात जहन में रखनी होगी। मैंने तो बहुत से लोगों को आज़ादाना तौर पर अपने इस नवार्द खाने की सैर कराई और कभी उस खौफ का शिकार नहीं रहा कि कोई यहाँ से कुछ चुराने की कोशिश करेगा, वरना शायद यहाँ के इंतज़ामात मुख्तलिफ होते और मिस्टर गारसा यहाँ दाखिल होकर आसानी से बाहर ना निकल पाते। लेकिन मिस्टर चार्ल्स, हमने उन काविशों को सिर्फ शौक तक ही महदूद रखा है। मैं और मेरा दोस्त सिकंदर ना जाने कहाँ कहाँ आवारा गर्दी करते रहे हैं, लेकिन हमने ख़जाने कभी नहीं तलाश किए, क्योंकि हमारे आबाई ख़जाने इतने वसी हैं कि हम उन्हें ही खर्च करने का सही रास्ता दरियाफ़त नहीं कर पाए। अगर गारसा हमसे ये कहता कि वो इसके लाश के पास मिलने वाली तहरीर के बारे में कोई अंदाज़ा लगा चुका है या उन नकूश से कोई मकसद अखज़ कर चुका है, तो शायद हम खुद वो तहरीर, उसकी तमाम मतलूबा चीज़ें उसके हवाले करके कहते कि हमें भी इस तहकीक में शरीक कर ले। हम उसे शायद ये पेशकश भी कर देते कि अगर उस कोशिश से उसे कोई ख़जाना दरियाफ़त हुआ तो वो अपना शौक़ पूरा करे, हम अपने तजस्सुस का शौक़ पूरा करेंगे। मगर उस मुजरमाना जहनीत का क्या किया जाए जिसने एक ज़िंदगी से खेलने में भी आर ना समझी। और अब मिस्टर चार्ल्स, ये ज़रूरी हो गया है कि गारसा के रास्ते रोके जाएं और हम अपने एक साथी की मौत का हिसाब उससे तलब करें। ये काम पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है, लेकिन वो एक कार्रवाई होगी जिसमें ज़ाहिर है कि पुलिस उस शौक़ से दिलचस्पी नहीं ले सकेगी जो हमारे दिल में है, और गारसा को सही जगहों पर तलाश नहीं किया जा सकेगा। हम अपने तौर पर अभी कोई फैसला नहीं कर पाए, लेकिन मिस्टर चार्ल्स, गारसा आसानी से इस जगह तक नहीं पहुंच सकेगा जहां से वह अपना मकसद पा सके। हाँ, उसे हमारी मदद ज़रूर करनी पड़ेगी, और उस राज के हल के सिलसिले में उसने अपने गर्दन में खुद एक फंदा डाल लिया है, और आप देखिएगा कि वो फंदा किस तरह उसे महंगा पड़ता है। राजदेव का लहजा किस कदर तलख हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। ये बातें चार्ल्स के लिए नहीं थी, ये तो सिर्फ उसके मकसद का इजहार था। प्रोफेसर गौरी ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, बहरतौर इसमें कोई शक नहीं कि गारसा हमसे नहीं, हम तहकीक के रसिया इस बात से बहुत खुश होते कि वो अपनी वाकफियत का इजहार हम पर कर देता और हमसे कोई मुआहदा कर लेता। लेकिन खैर, ये एक अलग मौजू है। मिस्टर चार्ल्स अपने तौर पर इन हकीकतों को बताने के लिए ये यहाँ आए और उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। हम खुलूसे दिल से मिस्टर चार्ल्स का शुक्रिया अदा करते हैं। सिकंदर ने कहा। चार्ल्स खामोश था। थोड़ी देर तक ये खामोशी तारी रही और फिर उसने कहा, गारसा के साथ मिसल ब्राउन है, और मैं एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि गारसा ने अपने लिए कुछ और भी मददगार तलब किए होंगे। वो अगर इस महम के सर अंजाम देने का
इरादा रखता है तो यकीनी तौर पर तन्हा नहीं होगा, और अगर आप लोग उसका ताक़ुब करना चाहें तो मेरी तरफ से सिर्फ एक दोस्ताना मशवरा है कि अपने आप को मजबूत और मुहतात रखें। जो शख्स एक इंसानी ज़िंदगी से खेल सकता है वो अपने मकसद की तकमील के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता है। सिकंदर और राजदेव के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मौत और ज़िंदगी का खेल हमारा आबाई खेल है मिस्टर चार्ल्स, और हम लोग ये खेल बहुत खेलते रहे हैं। ये दूसरी बात है कि उसके बाद हमने नई ज़िंदगी अपना ली, लेकिन अगर मिस्टर एंड मिस्टर गारसान एक बार फिर हमें हमारी जवानी याद दिलाना चाहते हैं तो हमें जवान होने में कोई एतराज़ नहीं। राजदेव की इस बात पर सभी मुस्कुरा दिए। बहरतौल बाद का माहौल खुशगवार हो गया। प्रोग्राम यहाँ तरतीब नहीं पा सका कि उन्हें आइंदा क्या करना है। बात सिर्फ चार्ल्स से मुलाकात की थी और उसके लिए प्रोफेसर गौरी ने दरख्वास्त की थी। चुनाचा ये सब चले आए। काफ़ी देर तक ये नशस्त जारी रही और उसके बाद सब वहाँ से पलट पड़े। राजदेव की कोठी में सन्नाटा तारी हो गया। कोई ऐसी अहम बात नहीं थी जो काबिल ज़िक्र होती। इन सभी को हर वक्त कंदील की फिक्र थी और ये वसवसे उनके दिल में जागुज़ीं थे कि कहीं कंदील की कैफियत फिर से ख़राब ना हो जाए। चुनाचा वापसी में इंतहाई दबे पांव एक बार कंदील के कमरे का जायजा लिया गया। वो सुकून की गहरी नींद सो रही थी। चुनाचा ये लोग भी पुरसकून होकर सो गए। फिर 2 दिन की तवील तैयारियों के बाद सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया और जो उन्होंने पहला स्टे लिया वो 112 ही था। 112 में उस बस के अलावा और कोई इजाफा नहीं हुआ। राजदेव ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हें सरातू याद है? राव सिकंदर ने पूछा। क्यों नहीं सर, राजदेव ने कहा और वो हंस पड़ा। हो सकता है यहीं कहीं हो। मेरे जहन में आया था कि सुबह उसे तलाश करेंगे। मिल गया तो बड़े काम का साबित होगा। यकीनन मेरे सामान में जो एक बड़ा होल डाल नजर आ रहा है, जानते हो उसमें क्या है? क्या है? पुराने कपड़ों के अंबार, नकली जेवरात, सिगरेटों के डब्बे वगैरह। मुझे माजी याद आ गया और मैंने मकामी लोगों के लिए ये तोहफ़े भी ले लिए। जहन में ये ख्याल भी था कि मुमकिन है 112 की हालत कुछ बेहतर हो गई हो, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। हाँ, इन आबादियों की तरफ कौन तवज्जो देता है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। फिर सुबह की रोशनी नमूदार हुई। सब लोग पुरसकून थे। सुबह के मामूलात से फरागत हासिल करने के लिए अभी आसानियाँ तलाश कर ली गई थीं और उसके बाद शीट से सामान हटाकर एक बड़े दरख्त के नीचे अंबार कर दिया गया। बस्ती के कुछ लोग हैरान निगाहों से उन्हें देख रहे थे। सिकंदर और राजदेव दूसरे लोगों को वहीं ठहरे रहने की हदायत करके सरातू की तलाश में निकल खड़े हुए। माजी का एक निशान उनके जहन में मौजूद था और 112 वो तमाम रास्ते देखे हुए जा रहे थे जिन्हें वो बहुत पहले देख चुके थे, लेकिन जहां से गुजरते ये एहसास होता कि 112 बिल्कुल नहीं बदला। यहाँ तक कि सरातू का वो झोंपड़ा भी उन्हें उसी हालत में और उसी जगह मिल गया जहाँ पहली बार वो सरातू के पास आए थे। अलबत्ता झोंपड़े के बाहर बेशुमार नंग धरंग बच्चे खेल रहे थे और माहौल में कोई नुमाया तब्दीली नहीं थी। सिकंदर ने वहीं मौजूद किसी आदमी से सरातू के बारे में पूछा तो उसने झोंपड़े की जानब इशारा कर दिया और सिकंदर बच्चों को दरमियान से गुजरता हुआ सरातू के झोंपड़े पर पहुंच गया। पहली ही आवाज़ पर जो शख्स बाहर निकला वो सरातू ही था। हैरत अंगेज तौर पर तंदुरुस्त व तवाना, पहले से कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई उसमें, और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उसने दोनों को देखते ही पहचान लिया और फरते मुसर्रत से दीवाना हो गया। शाप, आप लोग शाप, हम आपका शर्वंट शरातू, पहचान लिया तुमने मुझे सरातू? सिकंदर ने कहा। क्यों नहीं पहचानता सर, हम आपका शर्वंट रहा और जंगल में पानी और शर्म, हम बहुत खुश, सरातू ने कहा।
हमें भी खुशी है कि तुम हमें मिल गए। एडवेंचर एडवेंचर, जंगल के अंदर जाएगा शायर। हाँ भाई, तुम्हारी तलाश में आए थे। शरातू शरातू आपका शरवण। शरातू सीने पर हाथ रखकर झुक गया। उसके मिल जाने से उन दोनों को बहुत खुशी हुई। सिकंदर ने कहा, शरातू फिलहाल तो हमें कुछ लोगों के साथ तुम्हारे पास झोंपड़े के बाहर जगह चाहिए, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। शरातू आपका शरवण, बाकी लोग किधर है? शरातू ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, बल्कि उसकी जुबान पहले से भी कुछ बिगड़ गई थी। सिकंदर ने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, हमें कुछ और लोगों की भी जरूरत होगी, क्या तुम किसी को बुला सकते हो? क्यों नहीं सर, अभी बुलाता हूँ, शरातू ने कहा और दौड़ता हुआ एक सिमत चला गया। चंद लम्हात के बाद 3-4 आदमियों के साथ उनके सामने पहुंच गया और ये लोग उन्हें लेकर चल पड़े। रास्ते में सिकंदर ने शरातू से पूछा, वो इस दौरान क्या करता रहा है? कुछ नहीं सर, इधर मेहनत मजदूरी नहीं मिलता, बस जो काम मिल जाता हम करता। ये सब हमारी बीवी के भाई हैं। ओहो, शादी कर ली तुमने? हाँ सर, और कुछ काम नहीं था तो हमने शादी कर लिया, शरातू ने जवाब दिया और दोनों हंस पड़े। बच्चे वगैरह भी हैं तुम्हारे? हाँ सर, शरातू शर्मा कर बोला। गुड, कितने बच्चे हैं? 14 सर, 14, शरातू ने कहा और दोनों चलते चलते रुक गए। झोंपड़े के बाहर जो बच्चे खेल रहे थे वो सब तुम्हारे थे? सब हमारे थे सर, शरातू ने कहा और सिकंदर चकराई हुई निगाहों से राजदेव को देखने लगा। राजदेव ने जबरदस्त कहका लगाया, फिर उसने कहा, ये हमसे ज्यादा मसरूफ आदमी है सिकंदर, इस हिसाब से हम लोग तो अब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। दोनों कहके लगाते रहे। फिर वो वापस उसी जगह पहुंच गए जहां बाकी लोग मौजूद थे। शरातू का उनसे तारुफ कराया गया और शरातू के साथ आने वालों ने सारा सामान उठा लिया। शरातू उन्हें अपने साथ झोंपड़े में ले आया और वो बहुत खुश था। सीधा सादा मुखरस देहाती बसात भर सब कुछ कर रहा था। उसने बहुत सी सब्जियां ला दी और उसकी बीवी खाना पकाने में मसरूफ हो गई। बच्चों की फौज भी काम पर लगा दी गई। दोपहर के खाने के बाद सिकंदर ने पूछा, शरातू, अभी चंद रोज कबल इधर से कुछ लोग तो जंगल में दाखिल नहीं हुए, सफेद चमड़ी वाले लोग? यस सर, दिन एक हो गया। वो शिकारी शबाब था, उसके साथ वो मेम साहब भी था। सब इंग्लिश मैन था। शिकारी शबाब ने गोंडा बैंक पर एक गेंडा शिकार किया। हम उनको बोला कि हम सर्विस मांगता तो वो लोग रिफ्यूज किया और बोला नो ब्लैक मैन। तब हम भी उनसे उन शय बदला लिया। हम उनको नहीं बोला कि नो जीप कार बारिश वारिश। क्या मतलब? साहब, हम अब जंगल देखा, उधर जीप कार नहीं मांगना, गोराम काम आता है। आई मैन बारिश बारिश। और वो लोग जीपों में गए हैं। वो जीप कार सर एकदम फिश क्लास वाला। उनकी तादाद कितनी होगी? 11 मैन सर, 2 मैम शबाब जवान वाला, शरातू ने जवाब दिया। सब लोग सफेद फार्म थे। शो फीड शोम। शरातू की समझ में नहीं आई थी। मतलब ये कि इंग्लिश मैन। यस सर, सब इंग्लिश हैं, शरातू ने जवाब दिया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रजाल, कर्नल, प्रोफेसर गौरी और भरत चंद्र दिलचस्पी से शरातू की बातें सुन रहे थे। भरत चंद्र ने कहा, इसका मतलब है कि चार्ल्स का कहना दुरुस्त था। गार्सा ने और लोगों को भी बुलवा लिया और वो सही रास्ते पर लग गया है। यकीनन शरातू, इस बार तो हमें घोड़े दरकार होंगे सब के लिए। हमारा शोशर अरेंज करेगा सर, नो प्रॉब्लम, बट उनका किराया अदा करना पड़ेगा। सॉरी सर। ये शोशर असल में शुशर था, जो काफी गौर करने से समझ में आया। बहरहाल संसी का आगाज हो गया और ये मालूम करके उन सब के आसाब में तनाव पैदा हो गया कि एडमंड गार्सा उनसे आगे सफर कर रहा है। कर्नल फेरोज, प्रोफेसर गौरी और दूसरे लोगों के लिए शरातू की शख्सियत बहुत दिलचस्प थी। उसकी गुफ्तगू के अंदाज पर सबको हंसी आई, लेकिन उन्हें ये अंदाजा भी हो चुका कि वो बड़ा कार आमद आदमी है। इस दूर दराज और अजनबी आबादी में
वो चिराग का जिन ही साबित हुआ और उनकी हर मुश्किल का हल बन गया। उसके खलूस का अंदाजा भी सबको हो गया। बेचारे ने औकात भर जो कुछ उसके पास था उनके हवाले कर दिया, अपनी हर आसाइश उनके लिए तर्क कर दी। उसके लातादाद बच्चे रात को अहाते के एक गोशे में दरख्त के नीचे सो जाते और बीवी उनकी देखभाल करती। उनके अलावा औरत होने की हैसियत से वो कंदील की खसूसी खिदमत गुजारी भी कर रही थी और कंदील उससे बहुत घुली मिली नजर आ रही थी। बहुत मुख्तर वक्त में वो सरातू के गर्विदा हो गए। एडमंड गारसा के बारे में पता चल जाने के बाद सब ही पुरजोश हो गए, लेकिन फिर इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई और सब सर जोड़कर बैठ गए। प्रोफेसर गौरी ने कहा, ये मालूम होने के बाद कि गारसा पूरी तैयारियों के साथ इन जंगलात में दाखिल हो चुका है, हमें सख्त मुहतात रहना पड़ेगा। वो मुजरमाना जहनीत का हामिल है और अपने मकसद के हसूल के लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे ख्याल में हमें उसे आगे निकल जाने का मौका देना चाहिए ताकि हमारी उससे मिड भीड़ के अमकानात कम हो जाएं। उसके पास जो कुछ है उसका हसूल हमारे लिए ज़रूरी तो नहीं? भरतचंद्र ने पूछा। कतई नहीं भरत, हम उस नक्शे से सामान सा देख कर ना समझ सका तो अब उससे क्या नतीजा अखज़ कर सकूंगा। हाँ, एक और ख्याल मेरे जहन में पैदा हुआ है, राजदेव ने कहा। क्या? हमने फैसला किया था कि इस नदी को तलाश करेंगे जिससे हमने ये चीज़ें निकाली थी और फिर उसके बहाव के मुखालिफ सिमत रुख करेंगे। इस सिलसिले में एक और भी ख्याल जहन में आया है, वो ये कि हमारी निस्बत एडमंड गारसा इस बारे में ज़्यादा जान चुका है और हम खामोशी और एहतियात से उसका तआक़ुब करें तो मुमकिन है हमें आसानी हो। खतरा रहेगा, भरतचंद्र ने कहा। यह खतरा तो मूल लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल इस सिलसिले से मुख्तलिफ है राज, सिकंदर ने कहा और सब उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। बेशक गारसा इस नक्शे की मदद से हमसे कुछ ज़्यादा मालूम कर चुका है, लेकिन जो कुछ हमने देखा वो उसने नहीं देखा। ये लाश हमें नदी से मिली थी और खुद ब खुद उस नदी तक ना पहुंच गई होगी। कहीं से तो उसके सफ़र का आगाज़ हुआ होगा। हमारे लिए वो नदी ज़्यादा मुआवन है और सही महीनों में हमारा नक्शा वही है। अगर गारसा इन रास्तों पर मिल जाए तो दूसरी बात है, वरना हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। बात समझ में आ रही है, कर्नल फेरोज ने कहा। गोया उसे अपने रास्ते जाने दें, राजदेव ने कहा। हाँ, अगर बराह रास्त तसादम से बचा जा सके तो बेहतर है और अगर हमारे रास्ते यकजा हो जाएं तो फिर देखा जाएगा। बेहतर यही बात है, मेरे ख्याल में किसी को एतराज नहीं होगा, राजदेव ने कहा। किसी भी मसले में हमारे एतराज का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमारे रहनुमा तुम दोनों हो, प्रोफेसर गौरी ने कहा। गुड, तो फिर किसी जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं। इत्मीनान से तैयारियां करके सफर करेंगे। गैर जरूरी ताखीर भी मुनासिब नहीं होगी। सरातू के साथ घोड़ों के हसूल के लिए एक शख्स जाए, बाकी लोग यहाँ आराम करें। उसके लिए मैं खुद को पेश करता हूँ, कर्नल फेरोज ने कहा। शुक्रिया कर्नल, ये मुनासिब रहेगा। वैसे कम अज कम एक बर्तरी हमें जरूर हासिल होगी। वो क्या? इस जंगल का काफी हिस्सा हमने देखा है। इब्तदाई सफर में जीपें कार आमद हो सकती हैं और बिलाशुबा इस तरह सफर की रफ्तार तेज होगी, लेकिन एक मखसूस हिस्से तक पहुंचने के बाद जीपें आगे बढ़ाना उनके लिए मुसीबत बन जाएगा और उसके बाद वो पैदल हो जाएंगे। जहाँ तक जंगलात के बारे में मेरा अंदाज़ा है, कोई ऐसी तब्दीली उनमें ना हुई होगी जिनकी वजह से जीपों का सफ़र जारी रखा जा सके। इस सिलसिले में सरातू भी मुआवन साबित होगा और उससे मज़ीद मालूमात हासिल कर ली जाएंगी। हाँ, जब ये फैसला कर लिया हमने कि हमें इब्तदाई तौर पर ही एडमंड गारसा से टकराना नहीं, तो फिर हमें अपने तौर पर यह सफ़र जारी रखना है। इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए। राजदेव ने कहा, सरातू ये नहीं मालूम हो सका कि उन लोगों ने लाश के सिलसिले में क्या किया। आया वो लाश उनके पास ही मौजूद है या उन्होंने उसे ज़ाया कर दिया। सारी बातें फौरी तौर पर मुमकिन नहीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूम हो जाएगा, सिकंदर ने कहा। उसके बाद और कोई ऐसी बात ना थी जो की जा सके।
انہوں نے بستی کی سیاحت کا پروگرام بنایا۔ سراتو بیچارہ مسلسل مصروف رہا، گھوڑوں کے سلسلے میں اس سے ابھی بات نہیں کی گئی تھی اور اس کی پیشکش ذہن میں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا سسر واقعی گھوڑوں کا مناسب بندوبست کر سکے۔ ویسے سراتو کی بات غلط ثابت نہیں ہوئی۔ دوسرے ہی دن انہوں نے سراتو سے اس کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ وہ ہر وقت اپنے سسر کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، جو یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہتا ہے۔ کرنل فیروز کی پیشکش برقرار تھی، چنانچہ کرنل فیروز کو اختیارات دیے گئے کہ گھوڑوں کے حصول کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرنا پڑے اس کے گریز نہ کیا جائے، اور کرنل فیروز سراتو کے ساتھ چلے گئے۔ سراتو کے بچے سب کے لیے دلچسپی کا باعث بنے ہوئے تھے۔